Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. And all these idioms and phrases have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. पहली स्टेटमेंट बेटे आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान देंगे प्लीज. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ध्यान देंगे बेटे. अगर मैं इसके सिंपल वर्जन की बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा आपके ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज जो वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, या फिर आपके ग्रास होपर्स होते हैं जिन्हें आप राम की गायें कह देते हो, जो टिड्डे टिड्डियाँ होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ. वे जब एक पत्ते के ऊपर बैठ जाते हैं उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं, और जब उसमें से कुछ नहीं निकलता तो वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. तो वहाँ पर क्या बनता है आपका, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका प्रयोग कर सकते हैं. दूसरी बात, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहीं और से है. ठीक है, यहाँ लीफ का मतलब पत्ता नहीं है, यहाँ पेज होता है. पेज से क्या अभिप्राय है बेटा, पेज से अभिप्राय होता है कि जब आप जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसकी बात की जाती है कि यहाँ तक जो था वो था, ठीक था, उसके बाद आगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता था. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए न्यू चैप्टर इन लाइफ, इसका मतलब ये हो जाता है. ठीक है, टर्निंग अ ब्लैंक पेज, एक नया खाली पेज जो टर्न करने की बात की जाती है, वहाँ से ये निकला हुआ था. तो जब अपने अंदर सुधार किया जाता है बेटर की तरफ चलने के लिए, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू चेंज फॉर द बेटर बेटे हो सकता है. इट मीन्स टू मेंड वंस फेज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, अपने अंदर सुधार करना बेटर प्रोस्पेक्ट्स आदि के लिए, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए. ठीक है, टू स्टार्ट राइटिंग ए न्यू बुक, बेटा ये एलिमिनेट हो जाएगा, नई किताब लिखना आरंभ करना. टू वर्क ऑन ए नॉवल आइडिया, नॉवल का मतलब क्या होता है, जो नया होता है उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, नॉवल का प्रयोग कर देते हो. नॉवल एक आपका उपन्यास होता है, उपन्यास के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ पहले से जानी जा रही है उससे अलग की बात करते हो, वहाँ पर भी नॉवेल का प्रयोग करते हैं, और नॉवेल आपका उपन्यास भी होता है. ठीक है भाई. फिर कहता है टू क्लियर द गार्डन, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा हमारा, टू चेंज फॉर द बेटर. अगर मैं बात करूँ इसके बहुत सारे और सिनोनिम्स की बेटा, इससे मिलते जुलते और इडियम्स की बात करूं, वहां आप वाइप द स्लेट क्लीन, इसका प्रयोग कर सकते हैं. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इस प्रकार के इडियम का भी प्रयोग किया जाता है. स्टार्ट ए न्यू चैप्टर भी बोल देते हो स्पोकन के अंदर. मेक ए फ्रेश स्टार्ट भी बोला जाता है. तो यहाँ पर कई चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ही बहुत सारे बन जाएंगे. ठीक है, किसी चीज़ को अतीत में छोड़ने की बात आती है तो वहाँ पर आप कहते हो लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले. ठीक है, कई बार आप कहते हो फॉरगेट द पास्ट एंड बरी द डेड, ऐसा भी कह देते हो, भाई अतीत की कोई चीज़ थी उसे वहीं छोड़ दीजिए, अब आगे के बारे में सोचिए. तो ये इसके सारे के सारे क्या बन जाते हैं बेटे, पर्याय बन जाते हैं, सिनोनिम्स बन जाते हैं. तो अलग अलग अंदाज में जरा जरा से अंतर पे इनका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है बेटे कीप अप वंस अपीयरेंसेस, कीप अप, कई बार आप क्या कहते हो, कीप इट अप, कीप इट अप, यानी कीप समथिंग कंटिन्यू, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, इसका कीप अप, कीप समथिंग अप का प्रयोग करते हो, कैरी ऑन वाली सेंस में करते हो. यहां आया है कीप अप वंस अपीयरेंसेस, इसका मतलब है अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बना के रखना, जैसे आपको लोग जानते थे वैसे ही अपने आप को दिखाना. तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कीप अप वंस अपीयरेंसेस का प्रयोग किया जाता है. टू बिहेव और प्रेजेंट योर सेल्फ इन ए वे दैट मेक्स एवरीथिंग सीम फाइन और रेस्पेक्टेबल इवन इफ इट इज नॉट ट्रू, उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं. इट इज अबाउट मेंटेनिंग वंस इमेज, ये आपकी जो इमेज बनी हुई है उसको मेंटेन करने के बारे में बात करता है. ठीक है, जैसे आप पहले दिखाई देते थे वैसे ही अपने आप को बरकरार रखना. बेटे आप लोगों ने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, टाइटैनिक के अंदर जो आपकी कैट विंसलेट थी यानी आपकी रोज डॉसन थी, उसकी मदर क्या कहती है उससे कि हमारा दिवालिया निकला पड़ा है, कुछ नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन अपने आप को वैसा दिखाया करती थी कि अभी भी हम वैसे ही रईस जाते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, कीप अप वंस अपीयरेंसेस. आप लोगों ने मूवी देखी होगी सरफरोश,
सरफरोश मूवी के अंदर आपका नसीरुद्दीन शाह क्या कहता है कि ये हवेलियां कभी हमारी हुआ करती थी, दुल्हन की तरह सजी रहती थी, आज वीरान पड़ी हैं, विधवा हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसा बताता है उसके बारे में, कहता, और वो अपनी शान को वैसे ही दिखाने की कोशिश करता था जब कभी वो रजवाड़े वगैरह हुआ करते थे या नवाबों के रूप में हुआ करते थे, वहां पर किसका प्रयोग करते हो, कीप अप वंस अपीयरेंसेस। पहला कहता है टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन। बेटे ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब है कि लोगों के सामने जाना, लोगों से किसी का राफ्ता होना, उनसे रूबरू होना, उस सेंस में आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंस। बेटे अपनी जो लुक्स है और अपीयरेंस है उसको मेंटेन करके चलना। ठीक है, अब बेटा ये सिंपल ट्रांसलेशन के रूप में आ गया, तो ये ट्रांसलेशन वाला काम तो यहां पर होगा नहीं, ये तो क्या है कि इस तरीके से पेश किया जाने की बात की है, ये गलत हो जाएगा। टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, वेल्दीनेस, एफ्लुएंस, समृद्धि, ठीक है, अमीरीपन, रिचेज। टू मेक इट अपीयर दैट वन इज नॉट कंसर्न्ड, बेटे ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सी। सी नहीं होता तो हमें बी इसको एक्सप्लेन करने वाली टर्म्स में यूज करना पड़ता, हालांकि ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर इसमें भी मैं बात करूं बेटा, इससे मिलते जुलते की बात की जाए तो पुट ऑन ए ब्रेव फेस। कई बार लोग क्या होते हैं, दिखाने के लिए बड़े बहादुर बनने का दिखावा करते हैं, बहाना करते हैं, प्रिटेंड करते हैं ऐसे। कई बार होता है सेव फेस, वो भी होता है। कई बार आप क्या कह देते हो, कीप अप द फसाड। फसाड क्या होता है, द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, उसे फसाड बोला जाता है। द वे दैट समबडी और समथिंग अपीयर्स टू बी, उसको क्या बोला जाता है, फसाड बोला जाता है। तो कीप अप द फसाड का मतलब होता है मेंटेन अ फॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस, उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेटा ये इससे मिलते जुलते कुछ और इडियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे इररेगुलरली, इनकंसिस्टेंटली, ठीक है, इंटरमिटेंटली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, नाउ एंड देन, स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स रिपीटेडली, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं ऑफ एंड ऑन। रिपीटेडली, रिपीटेडली तो बेटे इसमें थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, गलत हो जाएगा। अगर आपका होता ना स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इसको ले सकते थे, तो ये हमारा अभी सही नहीं है। ऑलवेज बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेवर गलत हो गया, कभी नहीं, हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, ओकेजनली। ओकेजनली यानी इनकंसिस्टेंटली, इररेगुलरली, इंटरमिटेंटली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, सिंपल बोल देता हूं, इट रेन्स ऑफ एंड ऑन ऑल डे। ठीक है, यहां पर बारिश होती है, सारा दिन होती है, लेकिन रुक रुक कर होती है, इंटरमिटेंटली होती है। समटाइम्स बट नॉट द होल डे, इसके से ये अभिप्राय हो जाएगा। और मैं बता देता हूं, वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ एंड ऑन फॉर ईयर्स, सालों से, ओकेजनली बट नॉट रेगुलरली, उसकी चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे कश्मीर के मुद्दे की बात करते हैं, ये भारत और पाकिस्तान आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, ऑफ एंड ऑन वाली बात आ जाएगी। कभी करना शुरू कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, फिर ऐसा कर देते हैं। इससे मिलता जुलता एक होता है बेटे, कई बार आप क्या कहते हो, नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, वो इससे का पर्याय नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इससे कोरिलेट किया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि दौरा पड़ा, चालू हो गया, ठीक है, फिर दौरा पड़ा, फिर से चालू हो गया। तो वो कौन सी सिचुएशन आ जाती है, इररेगुलरिटी वाली, इनकंसिस्टेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो हमारा इसमें बन जाएगा ओकेजनली। टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट। बेटे यहां मैं साधारण तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप क्या कहते हो, कोई कड़वी चीज होती है, उसे खाने की कोशिश करते हो, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक ले लिया जाता है। करेला खाते आप, बिटर गॉर्ड खाते हो, उस टाइम पे यूज करते हो, ठीक है। या फिर आप किसकी बात करते हो, अपना सैलेड वगैरह लेते हो, ठीक है, उसमें भी कई बार क्या किया जाता है, खीरा खाते टाइम कड़वा निकल आए तो नमक छाट लिया जाता है। मैंने कई बार शराबियों को देखा है,
खास तौर पे जो चीप लेवल के होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई पैग वगैरह लेंगे, सिप लेंगे, नमक चाट लेंगे, उससे वो क्या हो जाएगा, ठीक रहता है। ऐसे ही मैंने देखा है जो शॉट्स लगाते हैं वोडका आदि के, वो अपने यहाँ नाखून पे अपने इधर नमक रख के नमक चाटते रहते हैं, तो वो क्या था, उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा कम करता है। कोई बात जब आपको कही जाती है तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार मतलब विश्वास ना करके थोड़ा सा गैप बनाकर चलना, थोड़ा सा कंसेशन लेकर चलना, उसको क्या कहते हैं, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ सॉल्ट। यानी किसी बात के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना, नॉट टू कंप्लीटली बिलीव व्हाट यू हियर। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बी स्केप्टिकल और कॉशियस अबाउट एक्सेप्टिंग एज ट्रू। जब आप किसी चीज को सच मानने से पहले थोड़े से शक्की होकर चलते हो, थोड़ा डाउट करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट। क्लियर हो गया? हाँ देखिए प्लीज, टू मेक मोर पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, ये बन जाएगा डेलिशियस, फिंगर लिकिंग, माउथ वाटरिंग। जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है बेटे, प्लेजेंट है और एक्सेप्टेबल टू टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब प्लेजेंट और एक्सेप्टेबल टू, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलेटेबल, डेलिशियस, माउथ वाटरिंग, फिंगर लिकिंग, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, बेटे ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया, किसी चीज की छोटी मात्रा की बात कर रहा है, इसका तो जिक्र ही नहीं है। टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, बेटे किसी चीज को सार्थक बनाना, यह भी गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, जब हम, ये हमारा हो सकता है, ये मिसगिविंग का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए बेटा। मिसगिविंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट और एंजाइटी अबाउट व्हाट माइट हैपन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मिसगिविंग का, ठीक है। तो जब हम किसी चीज के ऊपर थोड़े संशय के साथ चलते हैं, डाउटफुल होकर चलते हैं, स्केप्टिक एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टॉक थ्रू वंस हैट, टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब क्या होता है, उल जुलूल बकना। उल जुलूल बकने का मतलब क्या होता है, जब आप थॉटलेसली बात करते हो। थॉटलेसली का मतलब क्या होता है, जब बगैर सोचे समझे नॉनसेंस किस्म की अब्सर्डिटी वाली बातें करते हो। व्हेन यू टॉक रबिश, मेकिंग थिंग्स अप, ठीक है। एक कॉक एंड बुल स्टोरी भी आ सकता है इसमें, यानी मन घड़ंत कहानी, बेतुकी कहानी, कॉन्कॉक्टेड डिटेल्स जो होती है, वोवन अप स्टोरीज जो होती हैं, ये इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, टू स्पीक अबाउट समथिंग यू नो लिटिल और नथिंग अबाउट, उसको हम क्या कहते हैं, टॉक थ्रू वंस हेड बोल देते हैं। टू टॉक नॉनसेंस और मेक अनफाउंडेड स्टेटमेंट्स, जिनका कोई आधार ही नहीं होता, कोई सिर पैर ही नहीं होता, ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं टॉक थ्रू वंस हेड, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हैं किसी गलत बात को बोल रहे हैं, उस टाइम पे आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग कर देते हैं। जब आप प्रिटेंड करते हैं किसी चीज को जानने के बारे में, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज जस्ट टॉकिंग थ्रू हिज हेड, ही डज नॉट रियली अंडरस्टैंड लॉ, उसे पता नहीं है कानून किस चिड़िया का नाम है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है वैसा, ठीक है, उसके बारे में उलझुलूल बातें कर रहा है। इग्नोर व्हाट शी सेड अबाउट द प्रोजेक्ट, शी वाज जस्ट टॉकिंग थ्रू हर हेड, ये बन जाएगा। अरे इग्नोर करो भाई उसको, उसने क्या कहा था प्रोजेक्ट के बारे में, उसे कुछ पता ही नहीं, उसका ABCD तो पता नहीं है, उसे तो इग्नोर कीजिए, खामखा की बेतुकी बातें करके गई है, उसको क्या कहते हैं, टॉक थ्रू वंस हेड। टू टॉक केयरफुली, बेटे केयरफुली तो सावधानी पूर्वक हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। सॉफ्टली, ये आपकी मैनर्स को दिखाता है, सॉफ्टली मतलब एक तरीके से पोलाइटली, विनम्र भाव के साथ, बड़े शांति के साथ, शालीनता पूर्वक, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सॉफ्टली का प्रयोग करते हैं, इन ए सॉफ्ट वे, दैट इज नॉन एज सॉफ्टली, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कहता है टू टॉक नॉनसेंस, बेटे नॉनसेंस के लिए आ सकता है टू टॉक सिक्रेटिवली, सिक्रेटिवली का मतलब होता है, सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट होता है बेटे आपका गुप्त होना। सिक्रेटिवली का मतलब क्या होता है बेटे, टेंडिंग और लाइकिंग टू हाइड योर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा, गुप्त रूप से। जब आप दूसरे लोगों से अपनी चीज को छिपा कर बात करते हो, चोरी चोरी बात करते हो, वो क्या था, सिक्रेटिवली, ठीक है, सिक्रेटिवली गलत हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर, टू टॉक नॉनसेंस। इन्स एंड आउट्स,
इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? भीतर बाहर की किसी चीज की पूर्ण जानकारी होना। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्स एंड आउट्स का प्रयोग करते हैं। यानी किसी चीज की जो डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, इनर वर्किंग्स ऑफ हाउ समथिंग ऑपरेट्स और हैपन्स, ठीक है, व्हेन स्पेशली व्हेन समथिंग इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन अ वे, जब कोई चीज़ बहुत ही जटिल होती है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानना, उसकी भीतर बाहर की सारी जानकारी होना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्स एंड आउट्स का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड इट समथिंग थॉरली, कंप्लीटली किसी चीज़ को समझना, इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स, प्रोसीजर्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व, स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, उसके अंदर किस किस प्रकार की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को समझ लेना। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्स एंड आउट्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसका मीनिंग समझ लेंगे बेटे। एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स, ये तो प्रवेश और निकासी की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा बेटा। डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, जो उसकी जानकारियां हैं और जटिलताएं हैं, उन्हें पकड़ लेना, उन्हें जान लेना, ये हमारा हो सकता है। पैसेजेस एंड पाथवेज, ये तो रास्तों की बात कर रहा है, जैसे आपका मेज होता है, लेब्रिंथ होता है, भूल भुलैया होता है, उसके सारे भूल भुलैया के पैसेजेस का पता होना। जंगल वगैरह में जाते हो, वैली में जाते हो, तो वहाँ के तौर तरीकों के बारे में जानना, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी इनअप्रोप्रिएट है, हमारा क्या बन जाएगा? डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज अबाउट समथिंग या ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की पूरी जानकारी होना, भीतर बाहर के बारे में जानना, टू हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ समथिंग, दैट इज नोन एज इन्स एंड आउट्स। इट टेक्स टाइम टू लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। जब आप किसी बिजनेस को दौड़ाने की बात करते हो, बिजनेस को चलाने की बात करते हो, तो उसकी जो जटिलताएं होती हैं उनको समझने में टाइम लगता है, ठीक है। शी नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द लीगल सिस्टम, जितनी भी एक कानूनी प्रणाली है, इसके पूरे के पूरे सिस्टम की उसको जानकारी है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इन्स एंड आउट्स। बेटे अगर फिर से मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, डिटेल्स आ सकता है, द फाइन पॉइंट्स आ सकता है, द रॉप्स आ सकता है, द वर्किंग्स आ सकता है, द नट्स एंड बोल्ट्स आदि आ सकता है। ये सारे क्या हैं? इससे मिलते जुलते इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। अगला देखेंगे प्लीज। द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर, ये तो आपको क्लियर हो गया। जब इस तरीके से आप लोगों को स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, तो स्टेटमेंट्स में से किसी चीज़ के मीनिंग को निकालना, डिराइव करना, इन्फर करना, ड्रॉ आउट करना, फिगर आउट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जो चोर है उसने अपने आप को कैसा दिखाया? जैसे कि वो टिकट एग्जामिनर हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ट्रेन के अंदर कोई पिक पॉकेट वगैरह है, उसे लगता है कि अब तू पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, या कोई विदाउट टिकट होता है वो क्या करता है बेटे? किसी बंदे का टिकट ले लेता है, टिकट चेकर के रूप में दिखाते हुए कि हाँ भाई मैं ही टिकट एग्जामिनर हूँ। इस तरीके की बात की जा रही है, अपने आप को दिखाने वाली सेंस में। प्रिटेंड करने वाली सेंस में आ जाएगी, टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, दैट इज नोन एज पास्ट हिमसेल्फ ऑफ, ये आ सकता है। डिसीव करने के लिए भी हो सकता है, चीट करने के लिए भी हो सकता है, और टू गेन सम एडवांटेज, किसी का फायदा वगैरह उठाना होता है, वहां पर भी यूज किया जा सकता है। सो in other words you can simply say to make people believe you are someone that you are not, that is known as pass oneself off। डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, बेटे ये अपने बारे में जानकारी देने की बात आ गई। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब तो वर्णन करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। टू से व्हाट समबडी और समथिंग इज लाइक, दैट इज नोन एज डिस्क्राइब, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कहता है डिसीव्ड एवरीवन, बेटे डिसीव क्या है? डिसीव तो चीट करना, बिगाइल, चीट, जब आप धोखा देते हो, ठीक है, ये भी हमारा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये तो क्रिस्टल क्लियर वे में क्या आ गया कि मिसलीड कर रहे हो, आप किसी को गुमराह कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, गलत हो जाएगा। डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, ये हो सकता है। डिस्गाइज क्या होता है? केवेश में, यानी वैसा वो है नहीं, उसने कंसील किया हुआ है, अपने आप को छिपाया हुआ है। टू चेंज योर अपीयरेंस सो दैट पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू इन दैट वे, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज कहते हैं। तो डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ हो सकता है। वॉज रिगार्डेड, बेटे ये गलत हो जाएगा कि उसको वैसा समझा जाता था,
ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, यहां पर डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ यानी प्रिटेंडेड टू बी दैट पर्सन, उसके लिए ये प्रयोग में लाया जाएगा। ही पास्ड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर टू गेन पीपल्स ट्रस्ट, लोगों के विश्वास का फायदा उठाने की बात आई थी, एडवांटेज लेने की बात आई थी, तो उसने क्या दिखाया, जैसे मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, प्रिटेंड टू बी, इसके लिए आप यूज करते हैं इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट मतलब पोज एज, POSE पॉज, PAUSE पॉज, पॉज क्या होता है, वो रोकने के लिए होता है। मास्करेड एज, जैसे आपके मास्क पहने होते हैं उस हिसाब से आ जाता है, यानी फेक वाली सेंस में यूज किया जाता है, ये इसके पर्याय बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे, ए ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। बेटे जो एक बहादुर सैनिक होता है वो कभी भी कायरता नहीं दिखलाता अपने शत्रु के सामने। जब वो शत्रु का सामना करता है तो कभी भी कायरता नहीं दिखलाता। बेटे शो अ वाइट फेदर, अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी भी शांति की बात की जाती है, संधि की बात की जाती है, तो व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता है। शांति के प्रतीक के रूप में आप श्वेत कपोत भी उड़ाते हैं। ये निकला कहाँ से था, ये जब आपकी मुर्गों की लड़ाई वगैरह हुआ करती थी, वहां से ये ओरिजिन में आया था। कॉक फाइटिंग 18th और 19th सेंचुरीज में, वहां से ये ओरिजिन में आया था। वहां पर वो क्या करते थे, उनकी पूंछ के जो सफेद हिस्से थे वो दिखाई दिया करते, क्योंकि जब भागा करते तो वो तो दुम दबाकर भागने की बात आती है, वहां पर शो द वाइट फेदर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपका एक और होता है टर्न टेल, दुम दबाकर भागना, कायरता दिखलाना। ठीक है, टू शो कार्डिस और टू लैक करेज, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, शो द वाइट फेदर, ये आ जाएगा। शो साइंस ऑफ कार्डिस, बेटे हो सकता है कायरता के चिन्ह दिखाना। एक्ट एरोगेंटली, एरोगेंट क्या होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है। जब कभी भी आप दबंगई की बात करते हो, ठीक है, व्हेन यू बिहेव इन अ प्राउड वे, इन एन अनप्लेजेंट वे, उसको क्या कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं। ठीक है, जब आप लोगों के बारे में कम सोचते हो, अपने आप को ही दिखाने की कोशिश करते हो, वो एरोगेंट हो जाएगा, ये गलत हो गया। शो इंटीमेसी, इंटीमेसी क्या दिखाना, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है बेटे, जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता दिखाते हो। ठीक है, द स्टेट ऑफ हैविंग क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद समबडी, दैट इज नोन एज इंटीमेसी, ये तो गलत हो जाएगा। कई बार आप ये दिखाते हो ये मेरा बहुत ही प्यारा है, अजीज है, तो उस सेंस में आ जाएगा शो इंटीमेसी, तो ये गलत हो जाएगा बेटे। फिर कहता है एक्ट इम्प्यूडेंटली, ये भी गलत हो जाएगा। इम्प्यूडेंट क्या होता है, जैसे आपका एरोगेंटली आया था वैसे ही इम्प्यूडेंट का प्रयोग किया गया है। इम्प्यूडेंट क्या होता है, ढिठाई पूर्वक कोई काम करना। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, टू बी इम्पर्टिनेंट, तो उस इम्पर्टिनेंस को दिखाने के लिए, इम्प्यूडेंस को दिखाने के लिए क्या होता है, इम्प्यूडेंट का प्रयोग किया जाता है यहां पर। ये गलत हो गए, हमारा क्या आ जाएगा, शो साइन ऑफ कार्डिस। और लैक करेज, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट द मनी, जो बेचारा गरीब आदमी था, बेचारा भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, यहां दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, तो डिपेंड करता है। जैसे कई बार कहते हो वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर, पुअर बैगर, तो वहां पर वो गरीब भी हो सकता है बेटे। ठीक है, कई बार कहते हो पुअर चैप, पुअर चैप मतलब गरीब नहीं, बेचारे के लिए यूज कर दिया जाता है, तो अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या कहता है, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी, पैसा प्राप्त करने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे पर दौड़ाया गया। सेंट और मूव्ड रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका बड़ा ओरिजिन बड़ा टिपिकल सा था। ठीक है, ये आपके पनिशमेंट से रिलेटेड हुआ करता था, वहां से निकला था, कोड़े मारे जाते थे, उसे दौड़ाया जाता था, ये बड़ा टिपिकल हो जाता था। वेंट टू पिलर्स, वेंट टू पिलर्स तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। जो पिलर्स बना रखे हैं, कॉलम्स बना रखे हैं, स्तंभ बना रखे हैं, वहां तक दौड़ना गलत हो गया बेटा। वेंट टू पोस्ट, ये भी गलत हो गया, चौकी वगैरह होती हैं आपकी। वेंट टू मनी लेंडर, बेटे जो पैसा उधार देने वाले होते हैं उन तक जाना। कुछ लोग हुआ करते थे यूजरर्स, यूजरर होते थे सूदखोर, जैसे आपका
एक ड्रामा आता था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर द्वारा रचित। तो उसमें 15th या 16th सेंचुरी के लोगों की चर्चा की गई थी, जूस की बात की गई थी, यहूदी लोगों की। तो बेटा उसमें जो शाइलॉक नाम का एक कैरेक्टर था वो यूजरर था, सूदखोर था। ठीक है, अब वो क्या करे, अगर किसी व्यक्ति को पैसा उधार देना है, वो एक बार इधर दौड़ाए एक बार उधर दौड़ाए, कभी ये काम करवाए कभी वो काम करवाए, उसका नाजायज फायदा उठाए, तो हम सोच सकते थे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है ट्राइड हिज बेस्ट। अब इसमें और तो कोई बनता नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा, केवल डी बनेगा। ठीक है, जो बेचारा आदमी था उसको पूरी कोशिश की गई, उसे इधर उधर दौड़ाया गया पैसा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और कोई सा नहीं बनता यहां पर। हाँ, मिलते जुलते और भी बहुत हो जाते हैं बेटे। ठीक है बेटा, वो देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे बताना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देख के बताऊंगा मैं। यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, स्ट्रेटजिक होना चाहिए। किस चीज़ के लिए स्ट्रेटजिक होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। कहता है हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स, जितने संवेदनशील मामले होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटे सेंसिबल, सेंसिबल होता है जैसे आप लोग हैं, काफ़ी समझदार हैं, इनको कहते हैं सेंसिबल। एक आप कहते हो ये कई बार हमारी बिटिया जब धूप में जाती है, लू चल रही होती है, तो इसके रैशेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो इसकी स्किन क्या है, बड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव संवेदनशीलता को दिखाता है। यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अब इसे समझेंगे। कार्ट क्या है, कैरियज, कैरियज यानी चैरियट, जो रथ है, पालकी है, उसकी बात की गई है। अब बेटा उसमें आप घोड़े को या बैल को या झोटे को, सांड को आगे जोतते हो या पीछे जोतते हो। अब वो आगे खड़ा होके पुलिंग तो अच्छी कर सकता है, पुशिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पुल करने में कम वो लगेगा, उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी। पुश करेगा तो बात बिगड़ जाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वहां सस्टेन नहीं कर पाएगा, दूसरा उसको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो जब हम किसी चीज के विपरीत क्रम की बात करते हैं, यानी टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, जब इलॉजिकली काम करते हैं किसी चीज को लेकर, प्री मैच्योरली बात करते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रीटिंग थिंग्स इनडिफरेंटली, इनडिफरेंट क्या होता है, इनडिफरेंट होता है एपैथेटिक, एपैथेटिक यानी उदासीन। जब किसी चीज में हमारी नीरस भाव की बात की जाती है, रुचि नहीं होती है, उसके साथ करना, ये तो इनएप्रोप्रिएट हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। बिहेविंग थॉटलेसली, ये भी चला जाएगा, बगैर विचार किए। थॉटलेसनेस को तो दिखाया नहीं गया, थॉटलेसनेस की बात तो पहले आया था हमारा एक आज की ही एक्सरसाइज में, वहां पर बात की थी टॉक थ्रू वंस हैट, नॉनसेंस बात करते थे, थॉटलेसली बात करते थे। डीलिंग विद थिंग्स इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में। एक आप जैसे विद्वान ने कहा था बेटे, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मींस हेस्टी क्लाइमर्स हैव सडन फॉल्स, बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ने वाले पर्वतारोही अक्सर गिर जाया करते हैं। कई बार आप कहते हो, अच्छा कई आपके पेपर में आता है लुक शार्प, लुक शार्प मतलब हरी अप, मेक हेस्ट, जल्दी करने के लिए। ठीक है, हेसन, हेसन मतलब जल्दी करना। दूसरी बात बेटे एक आप सरल उसमें कहते हो हरी स्पॉइल्स करी, तो डीलिंग विद थिंग्स इन हेस्ट ये तो गलत हो जाएगा। ये तो कैसे करना, उत्सुकता पूर्वक भी गलत हो जाएगा, वो तो क्यूरियोसिटी हो जाता है, ईगरनेस हो जाता है। इंपेशेंस को दिखा सकता है, अधीरता वाली सेंस में, कि बड़ी ताबड़तोड़, बड़ी जल्दी से करना, रैंडमली करने की कोशिश करना, उसे समझा नहीं और उतर गया उस काम को करने के लिए, ये भी गलत हो गया। टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, ये हमारा हो सकता है गलत तरीके से चीजों को टैकल करने की बात की गई है, ये बन जाएगा बेटे। हाँ, इसके लिए आप जंप द गन का प्रयोग कर सकते हो, गेट अहेड ऑफ वन सेल्फ का प्रयोग कर सकते हो, जब आप अपने से आगे निकलने की बात करते हो। कई बार कहा जाता है काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, अभी अंडों में से चूजे तो निकले नहीं, उससे पहले आपने मुर्गे गिन लिए कि इतने हैं,
गलत हो जाएगा बेटे। कोई भी प्री मैच्योर एक्शन है उसके लिए कह सकते हो आप लोग टू डू थिंग्स बैकवर्ड्स वाली सेंस आ जाती है, ठीक है। एक्ट आउट ऑफ सीक्वेंस की बात की जाती है कि भाई सीक्वेंसली काम नहीं कर रहे हो। बी हेस्टी तो आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। इडियम्स के अंदर बेटे वो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। एक आपका आया हुआ था, एक में सिर्फ ट्रांसलेशन थी, दूसरे में उसका मीनिंग था, ठीक है। तो बेटा वैसा मत समझो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है उसको जानने की कोशिश करो। या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप उसके ओरिजिन पे जाया करो। जो लोग इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं वो फंस जाएंगे, ऐसा मत किया करो। मैंने इसमें आपके सिनोनिम्स वगैरह भी बताए इडियम्स के, उनमें भी अंतर होता है। एक डॉक्टर बरुआ होते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी वोकैब के ऊपर, और एक शब्द को इतनी गहराई से डिस्क्राइब कर रखा था कि आप उसके मीनिंग को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं समझ सकते कि इसके इतने अलग अलग अर्थ निकलते हैं, पागल हो जाएंगे। तो एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। फिर उसके सिनोनिम्स की लिस्ट दे रखी थी, और फिर यह भी कह रखा था कि नो टू वर्ड्स आर 100%, 100% आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म, सिमिलर और अलाइक इन मीनिंग, सेंस, जजमेंट। आ गया समझ में। तो बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कीजिए, गहराई में जाइए, लॉजिकल वे में सोचना है, हमें रेशनलाइज करना है, रेलिवेंस देखनी होती है, ठीक है। उसकी रेलिवेंसी को चेक करके ही हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो आप अब से पहले कामयाब हो चुके होते ना, धक्के क्यों खाने पड़ते। समझने में वक्त लगेगा, अभी आप बच्चे हो। अब यहां आपके ऊपर बोला जाता है बेटे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब है पेट में ढाडी उगना। अब पेट में ढाडी उगना, पेट के अंदर ढाडी थोड़ी ना उगती है, लेकिन यहां संदर्भ को समझो कि बच्चा अभी पेट में है और उसके ढाडी आ चुकी है, यानी इतना मैच्योर हो गया है। कभी ढाडी क्या होती थी बेटे, आपके विद्वान होने को दर्शाया करती थी, आपकी विद्वता के बारे में यूज की जाती थी। अब पेट में ढाडी उगना यानी बाली उम्र में ज्यादा समझदार हो जाना, कम उम्र में विद्वान हो जाना। इज इट क्लियर। तो बेटा ये धीरे 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 आएंगे, पढ़ने से आएंगे। आप जितना ज़्यादा आपके वर्क्स हैं, राइटिंग्स हैं, लिटरेचर है, साहित्य है, उसको पढ़ोगे तो आपके पास निकलते चले जाएंगे ये। एनीवेज अब अपनी क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज आपकी 29th हो चुकी है। 1 नवंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन बैच। शाम के समय रहेगा 8 से 9। मेरे स्टेटस के ऊपर आ जाया करेगा, उसका लिंक शेयर वहाँ पे कर दूंगा, आपके ग्रुप्स वगैरह में भी डाल दिया जाएगा, इन एडवांस मिल जाएगा। तो इजाज़त चाहूँगा बेटे, मिलते हैं बाद में। नमस्कार दोस्तों।